क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सच को साबित करने का एक पूरा का पूरा विज्ञान हो? आज हम एक ऐसे ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं, प्राचीन भारत के न्याय दर्शन की दुनिया में। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि महर्षि गौतम का बनाया हुआ लॉजिक का एक बेहद शक्तिशाली सिस्टम है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज का जमाना देखिए, हर तरफ बहस है, हर किसी की अपनी राय है। ऐसे में सच क्या है और उस तक पहुंचा कैसे जाए? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब न्याय दर्शन ने सदियों पहले खोजने की कोशिश की थी। तो इस पूरी खोज की जो नींव है वो एक शब्द पर टिकी है, आन्वीक्षिकी। इसका मतलब है जांच पड़ताल का विज्ञान। ये वो तरीका है जो कहता है किसी भी बात को बस सुनकर मान मत लो, नहीं, उसे तर्क और सबूत की कसौटी पर कसो, परखो। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सत्य की खोज का ये विज्ञान आखिर है क्या। फिर देखेंगे न्याय के वो 16 जबरदस्त टूल्स। इसके बाद एक परफेक्ट आर्ग्यूमेंट बनाने के 5 कदम, तर्क में जो धोखे होते हैं यानी हितवाभास, उन्हें कैसे पहचानना है, और आखिर में कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारे लिए कितना काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि इस जांच पड़ताल के विज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसे इतना अहम क्यों माना गया। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में क्या कहा था। उन्होंने कहा, आन्वेक्षिकी प्रदीप सर्व विद्यानाम। मतलब ये सभी विज्ञानों के लिए एक दीपक की तरह है, एक रोशनी की तरह। सोचिए, एक ऐसी मशाल जो ज्ञान के हर रास्ते को रोशन कर दे। और ये सिर्फ फिलोसोफर्स के लिए नहीं था, नहीं, राजाओं और शासकों के लिए भी इसे सीखना जरूरी माना जाता था। अच्छा, तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए अब इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, न्याय के 16 उपकरण। समझिए, ये एक पूरा का पूरा टूल किट है लॉजिकल एनालिसिस के लिए। जी हाँ, पूरे 16। न्याय सूत्र में इन 16 चीजों को पदार्थ कहा गया है और ये 16 मिलकर एक ऐसा कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं जो किसी भी बात को लॉजिकली समझने का एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार कर देता है। तो इस टूल किट में सबसे पहले क्या आता है? ज्ञान की बुनियाद, मतलब प्रमाण, यानी सही जानकारी मिलती कैसे है। फिर है प्रमेय, यानी कि जानना क्या है, टॉपिक क्या है। और देखिए कितनी मजेदार बात है, हर लॉजिकल खोज शुरू होती है संशय से, एक डाउट से, और हर डाउट के पीछे एक प्रयोजन, एक मकसद होता है। फिर आते हैं दृष्टांत, यानी ऐसे उदाहरण जिन पर सब राजी हों, और सिद्धांत, यानी पहले से स्थापित सच। ठीक है, तो बुनियाद तो रख दी। अब आते हैं असल बहस की प्रक्रिया पर। इसमें है अवयव। ये एक आर्ग्यूमेंट के 5 हिस्से हैं जिन पर हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। फिर है तर्क, मतलब हाइपोथेटिकल रीजनिंग। और जब सारा डाउट क्लियर हो जाता है तो हम पहुंचते हैं निर्णय पर, यानी फाइनल कंक्लूजन। न्याय दर्शन एक बहुत ही जरूरी नैतिक लाइन खींचता है 2 तरह की बहसों के बीच। एक तरफ है वाद, ये एक हेल्दी डिस्कशन है जहां मकसद सिर्फ और सिर्फ सच खोजना है। और दूसरी तरफ है जल्प, जहां मकसद सच नहीं, बस जीतना है, चाहे जैसे भी हो। थोड़ा सोचिए, आज हमें अपने आसपास वाद ज्यादा दिखता है या जल्प? और आखिर में ये टूल किट हमें बहस के दौरान आने वाले गड्ढों और धोखों से भी बचाता है, जैसे कि वितंडा। इसमें सामने वाला सिर्फ आपकी बात को काटेगा, अपनी तरफ से कुछ साबित नहीं करेगा। फिर है हितवाभास, मतलब लॉजिक में ही गड़बड़। छल, यानी शब्दों के साथ हेराफेरी करना। और निग्रह स्थान, ये वो पॉइंट है जहां आपका आर्ग्यूमेंट पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो ये थे 16 उपकरण। अब सवाल ये है कि इन्हें इस्तेमाल करके एक परफेक्ट फ्लॉलेस आर्ग्यूमेंट कैसे बनाएं। चलिए देखते हैं इसके 5 अचूक कदम। ये बहुत ही शानदार चीज है, ध्यान से देखिए। न्याय लॉजिक में 5 स्टेप्स हैं। पहला, प्रतिज्ञा, मतलब आपका दावा क्या है, जैसे उस पहाड़ी पर आग है। दूसरा, हेतु, मतलब कारण, क्योंकि वहां से धुआं उठ रहा है। तीसरा, उदाहरण, मतलब एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल, जहां भी धुआं होता है वहां आग होती ही है, जैसे हमारी रसोई में। चौथा, उपनय, यानी उस एग्जाम्पल को सिचुएशन पर लागू करना, इस पहाड़ी पर भी धुआं है। और पांचवां, निगमन, यानी फाइनल नतीजा, इसलिए उस पहाड़ी पर आग है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर? वैसे एक मजेदार बात बताऊं, आर्ग्यूमेंट बनाने के और भी सिस्टम थे,
जैसे बौद्ध लॉजिक में अक्सर सिर्फ 2 स्टेप्स का इस्तेमाल होता था, बस थीसिस पहाड़ी पर आग है और रीजन क्योंकि धुआं है। तो इससे पता चलता है कि लॉजिक को स्ट्रक्चर करने के अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट मौजूद थे। एक सही तर्क बनाना तो हमने देख लिया, पर उन तर्कों का क्या जो सही लगते हैं पर होते नहीं? चलिए अब बात करते हैं लॉजिक के धोखों की, जिन्हें न्याय दर्शन में हेत्वाभास कहा गया है। हेत्वाभास, इसका लिटरल मीनिंग है कारण का आभास, मतलब सिर्फ कारण होने का भ्रम। ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो सुनने में तो एकदम सही लगेगा, पर असल में उसकी नींव ही खोखली होती है। इसका एक क्लासिक और बड़ा ही मजेदार उदाहरण है, आकाश का फूल खुशबूदार है क्योंकि वो एक फूल है। अब सुनने में तो ये लॉजिकल लगता है, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आकाश का फूल जैसी कोई चीज असलियत में होती ही नहीं। मतलब जिस चीज पर आप बहस कर रहे हैं वो खुद ही रियल नहीं है। इसी को न्याय दर्शन में आश्रया सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। हेत्वाभास भी कई तरह के होते हैं, जैसे असिद्ध हेतु, यहाँ आपका कारण ही साबित नहीं हुआ है। फिर है विरुद्ध हेतु, ये तो और भी कमाल है, इसमें आपका दिया कारण आपके दावे के ही खिलाफ चला जाता है। और एक है अनेकांतिक हेतु, जब आपका कारण इतना ढीला ढाला हो कि वो कुछ भी पक्के तौर पर साबित ही ना कर पाए। तो इतना सब कुछ जानने के बाद हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस सदियों पुराने ज्ञान का आज की मॉडर्न दुनिया में क्या लेना देना है? चलिए इसी को समझते हैं। तो न्याय आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? अरे कई वजह हैं। ये साइंटिफिक मेथड की जड़ है। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, वेरिफिकेशन सब यहीं से आता है। आज भी लीगल रीजनिंग में इसके सिद्धांत इस्तेमाल होते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक जबरदस्त टूल है जो हमें मीडिया, पॉलिटिक्स, हर जगह फैले झूठे तर्कों को पहचानने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें सच तक पहुंचने के लिए एक प्रोडक्टिव डिबेट का फ्रेमवर्क देता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज की हमारी ये दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है, इन्फॉर्मेशन का सैलाब है। ऐसे में क्या न्याय के ये प्राचीन उपकरण सच और झूठ में फर्क करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।